अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, जिस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे व्हाई आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड, दैट मीन्स व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और थर्ड, हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि देन हाउ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। आप अपना कॉपी और कलम फटाफट निकालिए और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको रिकॉर्ड करते जाइए। साथ में ये रिक्वेस्ट भी करता चलूँ कि इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो को आखिर तक देखने से आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। पहला इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है, एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको मैंने कहा है, जब मैंने आपको प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाए हैं, उस वक्त मैंने कहा है कि अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड को कंप्लीट करने के बाद यू मस्ट स्टॉप एंड लुक बैक। आप स्टॉप कीजिए और देखिए कि एक साल में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स और इन ट्रांजैक्शंस का नेट इफेक्ट और नेट रिजल्ट क्या है, उसको समझना है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि हर अकाउंटिंग ईयर के आखिर पे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे फर्म हो, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे कंपनी हो, दैट मीन्स वेदर इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, चाहे ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो, वन मैन बिजनेस हो या एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, हर एक बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर दो चीजें जानना चाहती है। एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, या इसको आप कहिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरे को हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दो चीजों के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहती है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि वो ये जानना चाहती है, उसको ये दिलचस्पी है कि जो साल भर बिजनेस एक्टिविटीज हमने किए हैं, जो साल भर ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुए हैं, जो साल भर हमने मेहनत की है, मशक्कत की है, उस मेहनत और मशक्कत का एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। क्या हमारी बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस सफर हुआ है। दिस प्रॉफिट और लॉस को हम कह रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल रिजल्ट्स। साथ साथ में ये भी जानना चाहती है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, यानी माली एतबार से हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की तरफ जा रही है। क्या फाइनेंशियली हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है या फाइनेंशियली हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर है। इन दो परफॉर्मेंसेस को, इन दो पोजीशंस को जानना, यानी प्रॉफिट और लॉस को जानना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए, इसको जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, या इन्हीं फाइनल अकाउंट्स को हम दूसरा नाम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बात याद रखिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली अकाउंटिंग स्टेज का, अकाउंटिंग साइकिल का फाइनल स्टेज है। आपको अकाउंटिंग साइकिल मालूम है। अकाउंटिंग साइकिल में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल में हम पहले वोचर्स आइडेंटिफाई करते हैं, वोचर्स बनाते हैं, वोचर्स के बाद हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद हम पोस्टिंग करते हैं, दैट मीन्स लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी उस ट्रायल बैलेंस के जरिए से हम ये देखते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब जो एंड प्रोडक्ट है, अब जो साल के आखिर पे फाइनल स्टेज जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का, अकाउंटिंग साइकिल का, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दे विल बी कॉल्ड एज द एंड प्रोडक्ट्स, एंड रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। अब दो क्वेश्चंस हमारे सामने, हम इनको क्यों कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनल अकाउंट्स इसलिए कहते हैं, इसके दो रीजन है। एक, दे आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स, व्हाई, बिकॉज वाई वी कॉल देम एज फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि इनको हम इसलिए फाइनल अकाउंट्स कहते हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी इनको फाइनल अकाउंट्स इसलिए कहा जाता है, इसका पहला रीजन ये है
कि इनको हम बनाते हैं अकाउंटिंग पीरियड जो भी हमारा है, यानी अकाउंटिंग साल जो भी हमारा है, हर अकाउंटिंग ईयर के बिल्कुल आखिर पे इनको बनाया जाता है। सो दे आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये पहला रीजन है कि हम इनको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। दूसरा, ये जब हम बनाते हैं ना, ये सबसे आखिर में बनते हैं, यानी इसके बाद कोई अकाउंट फिर नहीं बनता। यानी जर्नल से जो हमने शुरू किए ना, जितने भी बुक्स हमने बनाए, जितने भी अकाउंट्स हमने बनाने थे, वो सारे के सारे अकाउंट्स हमने बनाए हैं। ये अब एंड रिजल्ट्स है, अब इनको आखिर में बनाया गया है, अकाउंटिंग साइकिल के आखिर पे इनको बनाया गया है। इनसे पहले पहले सारे अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन इनके बाद फिर कोई अकाउंट नहीं बनता। दैट इज वाई मैंने यहां पे लिखा है दे आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड आर प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, which means after final accounts nothing remains to be prepared by the business। इसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रिपेयर करना बाकी नहीं रहता है, ये एंड रिजल्ट्स होते हैं। इसके बाद अब इनको फॉर्मली हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर्मली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये इस डेफिनेशन पे आप नजर दौड़ाइए। फाइनल अकाउंट्स इन सिंपल वर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सिंपल वर्ड्स मीन्स, we mean these are those statements which are a formal record, they are a formal record of financial activities of a business। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की है, उन फाइनेंशियल एक्टिविटीज का एक फॉर्मल रिकॉर्ड जो है वो किस सूरत में हमारे सामने है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत में। दिस इज ए फॉर्मल रिकॉर्ड, इट इज नॉट एन इनफॉर्मल रिकॉर्ड। ये फॉर्मल रिकॉर्ड ही नहीं है, बल्कि ये दीज आर रिटन रिपोर्ट्स, ये रिटन रिपोर्ट्स है। That means this record is available in the form of black and white। ये रिटन रिकॉर्ड है। अब इस रिटन रिकॉर्ड से क्या होता है, एक तो ये रिप्रेजेंट करता है ये रिटन रिकॉर्ड, दूसरा क्वांटिफाई करता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तो वो फॉर्मल रिकॉर्ड्स हैं, फॉर्मल के साथ साथ ये रिटन रिकॉर्ड भी है। तीसरा ये है कि रिटन रिकॉर्ड के साथ साथ ये रिप्रेजेंट भी करता है और क्वांटिफाई भी करता है। क्या? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक फॉर्मल रिकॉर्ड है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक रिटर्न रिकॉर्ड है। ये फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट भी करते हैं और क्वांटिफाई भी करते हैं दो चीजों को। यानी ये एक तो क्वांटिफाई करता है और रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल पोजीशन को भी, और क्वांटिफाई करता है और रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, अगर हम ट्रेडिशनली बोलें, ट्रेडिशनली जब हम बात करते हैं, रिवायती अंदाज में जब हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दरअसल नाम है उन दो स्टेटमेंट्स का। ट्रेडिशनली द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यूज्ड टू डिनोट दीज टू स्टेटमेंट्स। यानी ट्रेडिशनली जब हम रिवायती अंदाज में जब हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दरअसल नाम है उन दो स्टेटमेंट्स का, जिनमें एक स्टेटमेंट होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट होता है पोजीशन स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट को हम कॉमनली कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट को हम कॉमनली कहते हैं बैलेंस शीट। सो रिवायती अंदाज में अगर आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो आप सिंपली कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दरअसल नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। इन दो स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन नवडेज जब हम आज मौजूदा दौर की बात करते हैं, मौजूदा दौर में जितनी भी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन एडिशन टू द अबव टू स्टेटमेंट्स, यानी इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अलावा ये क्या बनाते हैं, ये कुछ और स्टेटमेंट्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। सो कुल मिला के अगर इन तीन स्टेटमेंट्स को जोड़ा जाए और इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को जोड़ा जाए, तो ये 5 स्टेटमेंट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल statements are basically the two important statements
प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। एक उनमें है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा उनमें है क्या, दूसरा उनमें है पोजीशन स्टेटमेंट। इन दो स्टेटमेंट्स के अलावा फिर जितने भी रिपोर्ट्स, जितने भी एनेक्शर्स या जितने भी स्टेटमेंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का मकसद क्या है, क्यों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है? आप इस स्लाइड पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला मकसद, सबसे पहला एम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए हमें पता चलता है व्हाट वी ओन एंड व्हाट वी ओ। दैट मीन्स हम कितने एसेट्स के ओनर्स हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स that our organization is owning and what are the amount of financial obligations that we owe to others। so simple बात, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है और हमारे पास कितने कर्जे हैं, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स वी आर ओनिंग एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस, लायबिलिटीज दैट वी ओ टू अदर्स। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ यह नहीं पता चलता है कि हमें कितना कमाया, एक हो गया कि हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, इतना ही हमें पता नहीं चलता है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस वी हैव अर्नड। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ये भी बताते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ये है कि अर्निंग कैपेसिटी क्या है। से फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाया है, से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज यू हैव अर्नड प्रॉफिट, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी इतनी ही थी? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ इतनी ही एबिलिटी थी कि ये सिर्फ 50,000 ही कमा पाती? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में एबिलिटी ये थी कि ये 70,000 रुपया कमा पाती? सो ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ आपको इतना ही नहीं बताते कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो कितना अर्न किया है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, बल्कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के मुतालिक भी बताती है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी थी, कितनी गुंजाइश थी, आपके पास कितनी एबिलिटी थी, आप कितना कमा सकते थे। तीसरी बात, तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे हम एक तो रिलायबल और दूसरा सफिशिएंट, रिलायबल और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उन अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचाना चाहते हैं जिन अकाउंटिंग यूजर्स को दिलचस्पी है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। क्योंकि आपको पता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पहले एक लेक्चर इस पे मैंने अपलोड किया हुआ है कि हमारे पास इंटरनल यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स है। भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को भी दिलचस्पी है हमारी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वह गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हो, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो हमारे ओनर्स हो, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट हो, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर्स हो, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग हैं जो दिलचस्पी रखते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन के साथ, उन लोगों तक तो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुंचाना, काबिल भरोसा और काबिल एतमाद वाली इंफॉर्मेशन पहुंचाना और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन पहुंचाना ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। ये तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू एंड फेयर पिक्चर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ हो रहा है, इसमें क्या स्ट्रेंथ्स है, इसमें क्या वीकनेसेस है, उनकी एग्जैक्ट ट्रू एंड बेसिक पिक्चर हम अपने सामने रखते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये मकसद है कि ये हमें एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करती है, जिस ट्रू पिक्चर की बुनियाद पे हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बिजनेस का डिसाइड करते हैं। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में से जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें मिलते हैं, इससे हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं या इससे हम फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इसी से हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ्स को हम इन बुनियाद पे, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे हम इनको जज कर पाते हैं। तो ये तो है अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास मकसद क्या था। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आपको कुछ खास प्रिंसिपल्स का
ध्यान रखना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू नीड टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है इट इज बेस्ड ऑन सम कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। उन कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को आपको फॉलो करना है, उन कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को ही आप फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकते हैं। मैं सिर्फ रिमाइंड करूंगा 2-3 प्रिंसिपल्स को, अगरचे मैंने इनको पहले पढ़ाया भी है लेकिन फिर भी आज मैं रिमाइंड करूंगा। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। उन बेसिक प्रिंसिपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या जिसको आप कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का गर्ज क्या है? मैंने अभी बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताते हैं कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस आपको हुआ है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी आप बिजनेस को देखते हैं, बल्कि प्रोप्राइटर की प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं, क्योंकि आपको पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेसमैन इज सेपरेट। सो सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैं आपको समझाऊं, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट बताता है, ये आपको बिजनेस का प्रॉफिट बताता है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट नहीं बताता। सो इसका मतलब क्या है? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, आपको उस वक्त बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं, बिजनेस के इनकम जो हैं, उनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा उन इनकम से, उन एक्सपेंसेस जो एक बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। सो दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू नीड टू फॉलो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, विच सिंपली मीन्स कि आपको एक डिमार्केशन लाइन खींचना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन के जितने भी पर्सनल इनकम्स हैं, एक बिजनेसमैन के जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उनको किसी भी सूरत में आप नहीं मिलाएंगे बिजनेस इनकम्स और एक्सपेंसेस में। यानी बिजनेस इनकम्स और बिजनेस एक्सपेंसेस को आप अलग रखेंगे, बिजनेसमैन के जो पर्सनल इनकम्स है या पर्सनल एक्सपेंसेस है उनको आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स के साथ नहीं मिलाएंगे। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। आप बिजनेस की रियल प्रॉफिटेबिलिटी, आप बिजनेस का रियल एक्सपेंस, आप बिजनेस के रियल प्रॉफिट्स को जान नहीं पाएंगे। बिजनेस को रियल और एक्चुअल प्रॉफिट्स को जानने के लिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रिकॉर्ड करें बिजनेस इनकम्स, आप रिकॉर्ड करें बिजनेस एक्सपेंसेस, और उनको किसी भी सूरत में मिक्स ना करें बिजनेसमैन के पर्सनल इनकम्स और पर्सनल एक्सपेंसेस के साथ। सो यू रिमेंबर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स to set a demarcation line between the business and businessman. You must record business incomes and business expenses, and you have nothing to do with the personal income and the personal expenses of the businessman. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, आपको जितने भी आइटम्स आपके सामने, आपको एक डिस्टिंक्शन, आपको एक डिफरेंस करना पड़ेगा कैपिटल आइटम्स में और रेवेन्यू आइटम्स में। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, सो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, चाहे वो रिसीट साइड में हो या एक्सपेंडिचर साइड में हो। इसका मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि इनकम अगर अर्न है तो ये कैपिटल इनकम है कि रेवेन्यू इनकम है। दैट मीन्स क्या ये कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है। फिर अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो एक्सपेंसेस को भी 2 हिस्सों में आपको तकसीम करना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है। इससे क्या होगा? देखिए, इससे ये होगा कि जब आपने कैपिटल इनकम्स, कैपिटल रेवेन्यूज और रेवेन्यू कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जब आपने डिस्टिंक्शन किया, जब आपने इनकी डिफरेंस की, इससे आपको डिमार्केशन लाइन हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि खर्चा क्या है और एसेट क्या है, खर्चा क्या है और एसेट क्या है। आपको पता चलेगा कि इनकम क्या है और लायबिलिटी क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। कैपिटल रेवेन्यूज जो होते हैं ना, कैपिटल रेवेन्यूज कभी कभी हमारे पास बनते हैं लायबिलिटीज। रेवेन्यू रिसीट्स जो होते हैं वो हमारी कभी बनती है इनकम्स। इसी तरह अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो हमारा बनता है कभी एसेट। अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो हमें बनता है एक्सपेंस। और जब आपको पता चलेगा कि एसेट क्या है, जब आपको पता चलेगा कि एक्सपेंस क्या है, जब आपको पता चलेगा कि इनकम क्या है, जब आपको पता चलेगा कि लायबिलिटी क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में किसको लिखना है और मुझे बैलेंस शीट में किन चीज़ों को लिखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मोटी बात मैं आपको कहूँ, जो कैपिटल नेचर आइटम्स होते हैं, जो कैपिटल नेचर आइटम्स होते हैं ना, वो बनते हैं हिस्सा बैलेंस शीट का, और जो रेवेन्यू नेचर आइटम्स होते हैं तो वो बनते हैं हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस का। सो जब आप
प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको ये डिमार्केशन लाइन लाजमन खींचना पड़ेगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल आइटम कौन से हो, रेवेन्यू आइटम कौन से हैं, और कैपिटल आइटम्स के लिए एक अलग जगह है, रेवेन्यू आइटम्स के लिए अलग जगह है। तो ये दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जब आप बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, first was business entity concept, second was you need to make a difference between capital items and revenue items, और क्या प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा, थर्ड प्रिंसिपल जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो ये प्रिंसिपल है माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू फॉलो एक्रूवल प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। ये एक्रूवल एंड मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, जब भी आप रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, आपको एडुकेट केयर करना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी वॉचफुल। आपको इंतहाई तौर बिल्कुल ऑब्जर्वेटिव रहना पड़ेगा, वॉचफुल रहना पड़ेगा। आपको इंश्योर करना है कि जो इनकम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये इनकम इसी साल का है, दिस बिलोंग टू ओनली दिस ईयर, जिस साल का आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। यानी जिस साल का आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं उस साल में जो आप इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे, आपको इंश्योर करना है कि ये इनकम्स भी इसी साल के हैं और ये एक्सपेंस भी इसी साल के हैं। इस साल के इनकम्स और एक्सपेंसेस में किसी भी तौर पे प्रीवियस ईयर का, फॉलोइंग ईयर का इनकम्स और एक्सपेंसेस क्या नहीं होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट में आप याद रखिए, आप जब इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे आपको एडुकेट केयर करना पड़ेगा और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वट एवर यू आर रिकॉर्डिंग, whatever the incomes you are recording, whatever the expenses you are recording, they must belong to current period. They must belong to the period in which you are preparing the profit and loss. They must not belong to some previous year or they must not belong to some following year. So इससे क्या नतीजा निकलता है, अगर खर्चा इसी साल का है, अगर खर्चा इस साल का है लेकिन अभी बकाया है, वो बकाये की बात छोड़िए क्योंकि खर्चा इस साल का है ना, तो आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, एडवांस इनकम्स होंगे, एक्रूड इनकम्स होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। इन आइटम्स को रिकॉर्ड करते वक्त आपको एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इनकम्स और एक्सपेंसेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, दे मस्ट बिलोंग टू द करंट ईयर। उसके बाद आपको एक और प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये है कि आप एज एन अकाउंटेंट जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि दे विल टेल अपॉन आवर प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपको लगता है कि ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे असर कर रहे हैं, ये हमारे प्रॉफिट और लॉस अर्निंग पे असर कर रहे हैं, आप कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाएंगे नहीं, बल्कि एवरी मटेरियल फैक्ट, एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज कंसिडर्ड मटेरियल, आप उसको डिस्क्लोज करेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, आप इसको छुपाएंगे नहीं। क्योंकि अगर आप कोई मटेरियल फैक्ट छुपा रहे हैं इसका मतलब है आप प्रॉफिट जो बता रहे हैं वो भी गलत है या आप फाइनेंशियल पोजीशन जो दिखा रहे हैं वो गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बिजनेस की रियल पिक्चर, आपके बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर सामने लाए, तो आप पे लाजिम है एज एन अकाउंटेंट, यू मस्ट नॉट हाइड एनीथिंग, यू मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो ये मोटे मोटे 4-5 प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। अब बारी आती है उस तीसरे क्वेश्चन की। अभी तक मैं आपको समझा रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फिर मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर मैंने बताया कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो आपको कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अब हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हम कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, इनको गौर से आप देखिए। जब भी आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं या फाइनल अकाउंट्स के प्रिपेयर करने की बात करते हैं, तो मैं रिपीट फिर से करूंगा, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। और जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस अकाउंट्स की बात करेंगे तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, क्या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या
वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉन मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ दो किस्मों के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, कुछ प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उनको बनाने के बाद आप सेल करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज वन विच फर्स्ट प्रोड्यूसेस सम प्रोडक्ट then sell into the market। नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो है, इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग को हम दूसरा नाम कहते हैं ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न्स। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स या ट्रेडिंग कंसर्न्स। अब ये ट्रेडिंग कंसर्न जो है, ये ट्रेडिंग कंसर्न का क्या मतलब है? ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ये है कि ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि बनाई हुई चीजों को खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं। बनाई हुई चीजों को खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं। सो ट्रेडिंग कंसर्न वो ऑर्गेनाइजेशन है जो तो कुछ मैन्युफैक्चर तो नहीं कर, ट्रेडिंग कंसर्न्स वो कंसर्न्स है जो तो कुछ मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर करने के बजाय वो प्रोड्यूस्ड गुड्स ही, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही मार्केट में लाते हैं और बेचते हैं। तिम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चर करन, तिमन वनो गए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और तिम मैन्युफैक्चर कहीं करन बल्कि बनमती गुड्स कनन तिम बाजारस में, तिमन वन ट्रेडिंग कंसर्न्स। सो अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया, जिन ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर किया, अब उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। और जो लोग मैन्युफैक्चर तो नहीं करते बल्कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ही मार्केट में बेचते हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर ये जानना चाहेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो ये देखना चाहेंगे कि मैन्युफैक्चर करने के बाद और सेल करने के बाद हमारी बिजनेस का फाइनल रिजल्ट क्या है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स या मीन ट्रेडिंग कंसर्न्स वो ये देखना चाहेंगे कि हमने जो गुड्स खरीदे हैं, हमने उनको बेचा है, खरीदने और बेचने के बाद जो ये सारी एक्टिविटीज हमने की है, हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एंड रिजल्ट्स क्या हैं। अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे ये मैन्युफैक्चरिंग नेचर के हों या ट्रेडिंग नेचर के हों, ये दोनों अब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में क्या क्या बनाना पड़ता है। अब देखिए, जो भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है, मीन्स ट्रेडिंग कंसर्न्स है, ये एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करते हैं, वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बजाय क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। आप इस ग्राफ पे, आप इस डायग्राम पे जरा नजर दौड़ाइए, यहां से आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा। अब प्लीज देख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए पहले आप ये डिसाइड करें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बना रहे हैं कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के, या जिनको आप ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे: मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाती है। इन 4 को हम कहते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, दैट मींस अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, जब ट्रेडिंग कंसर्न क्या बनाएगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो चूंकि ये तो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं कुछ भी, जब मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करते हैं तो इन्हें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना है, तो इन्हें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त पहले डिसाइड ये करना है कि हम किस यूनिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बना रहे हैं, ट्रेडिंग कंसर्न के बना रहे हैं? अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बना रहे हैं तो हमें 4 बनाने पड़ेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर ट्रेडिंग कंसर्न का बना रहे हैं तो हमें सिर्फ 3 बनाने पड़ेंगे, एक बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब चौथा बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। माय डियर फ्रेंड्स, होप कि ये जो आज का मैंने लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया, जहां मैंने 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर दे दिया। एक मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, तीसरा मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब बनाओगे तो किन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करोगे, चौथा मैंने आपको बताया कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है तो कौन से यूनिट, कौन कौन से फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। अब आइंदा लेक्चर में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तो कैसे बनाना है, बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे बनाना है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी जब हमें बनाना होता है तो हम इसको कैसे बनाते हैं और बनाने का पर्पज़ क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक मैं नया वीडियो लेके आऊँ, इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिए। इन बिटवीन अगर कोई क्वेरी आपको खड़ी हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर लीजिए ताकि मैं आपकी क्वेरी का आपको जवाब दूं। अगर आपको लगा वाकई ये वीडियो कुछ आपके फ़ायदे का है और कुछ बेनिफिट आपने इस वीडियो ने आपको दे दिया है तो फिर उसको लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमन शेयर कीजिए। जब तक मैं नया वीडियो लेके आऊँ तब तक फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।